चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। हम BCOC 135 कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकते हैं, उससे रिलेटेड हमने प्रीवियस भी कुछ थोड़ा डिस्कशन किया था, बट वो थोड़ा सा साउंड उसमें प्रॉब्लम थी। चलिए आइए हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करते हैं, रिकैप करते हैं, अपनी जो भी हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिविजन करते हैं और कुछ फ्रेश तरीके से कुछ होगा तो वो भी हम इसमें डिस्कशन कर लेंगे। चलिए, थैंक यू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। तो एक क्वेश्चन आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, तो इसमें आपको दो चीज बतानी है। एक तो कॉर्पोरेट क्या होता है, बिल क्या होता है। ठीक है, तो कॉर्पोरेट बिल का मतलब यहाँ पे एक पर्दा होता है और उसको हम हटाते हैं। तो कॉर्पोरेट बिल को जब हम हटाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि एक जो हमने मान के चलते थे ना कि कंपनी और जो उसके ऑनर्स हैं या फिर उसके जो मेंबर्स हैं, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं। याद है आपको कल्पना जी, मैंने बताया था कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रहा था कि कंपनी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते थे, टॉप क्लास। इट मींस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन, ये सब चीज। तो उसमें हम सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करी थी। कंपनी एक सेपरेट है। कंपनी जो काम करता है, कंपनी जो भी काम एक्टिविटी करेगा उसके लिए कंपनी बियर करेगी, कंपनी उसके लिए बियर होगा, उसके मेंबर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेंबर्स सिर्फ उतने वहीं तक लिमिटेड लाइबिलिटी होंगी, वहीं तक रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन इसको हम हटा देते हैं, इसको बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। कि अब हम ये नहीं मान के चलेंगे कि कंपनी अलग है, इसके मेंबर अलग है। अब हम ये मान के चलते हैं कि जो भी कंपनी ने किया है ना, वो सारा इसके मेंबर्स ने किया है। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी बनाई, एबीसीएन कंपनी बनाई, किसने? कल्पना जी ने बनाई। अब कंपनी क्या काम कर रही है, सेल्स कर रही है, परचेज कर रही है, कोई भी एक्टिविटी कर रही है, तो ये कंपनी खुद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम मान के चलते हैं कंपनी एक लीगल एंटिटी है, एक पर्सन है और वो खुद उसके लिए जिम्मेवार है। ठीक है, लेकिन ये कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस हो सकते हैं। देखो आगे क्वेश्चन में बोला गया है, ऐसे 4 सर्कमटेंसेस बताने हैं आपने जिसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल होता है। कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं जहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल होता है। ठीक है, तो वो आपने आगे क्वेश्चन में डिस्कशन करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में बताना है कि आपको कौन कौन सी कंपनीज आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता सकता हूँ आपको, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। बेसिक डिफरेंस तो ये हो सकता है, बट इसके अलावा पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, ओपीसी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी एक्चुअली बेसिकली उनको बोलते हैं जो एनजीओ होते हैं या फिर जो चैरिटी के लिए यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज बोलते हैं। और वन ओपीसी होता है 1% कंपनी। इसमें सोल प्रोप्राइटर को भी अब एमसीए रजिस्टर करने लगी है, जो ट्रेडर्स होते हैं, सोल प्रोप्राइटर होते हैं, उनको। ठीक है, व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन। इलीगल एसोसिएशन क्या होता है? तो जैसे हमने प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में पढ़ा था कि मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट है, प्राइवेट कंपनी में 200 है। तो ऐसे ही इलीगल एसोसिएशन कब होता है? जब कोई ऐसा बिजनेस हो जो रजिस्टर्ड नहीं है और उसमें काफी सारे मेंबर्स हैं, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन भी है लीगल एसोसिएशन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल HUF है। ठीक है, HUF क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो इसका एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पे उसको हम इलीगल एसोसिएशन नहीं मानते, अदरवाइज बाकी जो एसोसिएशन है उनको हम इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसको भी हम कर लेते हैं, है ना। बैक टू पहले तो हम जो हमने क्वेश्चन अभी तक देखे हैं उनको एक बार कर लेते हैं उसके बाद। ठीक है जी, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल। यहाँ पे आपको सैलमन वर्सेस सैलमन के केस में था। सोलोमन एक पर्सन था जिसके डेट, कंपनी का डेट ना बहुत ज्यादा हो गया था। यानी कि कंपनी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया था कि कल्पना जी ने कोई कंपनी बनाई, उस कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत सारा आ गया। ठीक है, उस कंपनी के ऊपर अगर बहुत सारा कर्जा आ गया या रिस्क आ गया, तो वैसे लॉ कहता है कि कानून कहता है कि कल्पना जी अलग हैं और कंपनी बहुत बिजनेस ऐसा हो रियल लाइफ में होता है कि बहुत अच्छा, आइडियाज तो बहुत अच्छे थे लेकिन लॉसेस इतने ज्यादा हो गए कि वो बहुत बेर ही नहीं कर पा रहे। तो वो अब कंपनी, कल्पना जी बिल्कुल सेपरेट है। तो ये एक हमारी कंपनी के फीचर्स या नेचर्स होता है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हम इसको नहीं मानते, इसको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल का मतलब होता है, इसको हम इग्नोर करते हैं। तो वो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं वहां पे हम इसको, ये देखो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं इसमें। और कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब आप करते हो, जब मतलब लिफ्ट करते हो। तो पहला है आपका मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ये क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी जब बनती है आपकी, अगर आप प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब कोई कंपनी शेयर इशू करना चाहती है, कोई डिवेंचर से कोई भी अपना फंड्स रेज करती है, तो कुछ प्रोस्पेक्टस इशू करती है। उस केस में अगर उसने कुछ मिस स्टेटमेंट किया है कंपनी ने, तो हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट पॉसिबल है। ठीक है, वहां आप आगे सेक्शन 34 35 पढ़ सकते हैं, वहां पे मिस स्टेटमेंट का है और उसमें पेनल्टी भी है आपको। ऐसा नहीं कि सिविल लाइबिलिटी भी बनती है आपकी 447 के अंदर। ठीक है, और सेकंड कंडीशन होती है जब आप एप्लीकेशन मनी बहुत सारा मंगाते हो। जब कंपनी के अंदर आपने देखा होगा, जब शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी कई बार होता है जितना होता है उससे ज्यादा आ जाता है। हम फिर उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जब शेयर इशू करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि एप्लीकेशन मनी से भी ज्यादा आता है, तो हम उसमें प्रो राटा लगाते हैं या फिर जो एप्लीकेशन मनी एक्सेस में आ गई है उसको रिटर्न करते हैं। बट समटाइम अगर कोई कंपनी डिले करती है, रिटर्न नहीं करती शेयर होल्डर्स को पैसा, तो उस केस में भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट हो सकता है। फेलियर टू रिटर्न एप्लीकेशन मनी, सेक्शन 39 में लिखा है ये, कंपनी एक्ट 2013 में।
इसमें जितने मैक्सिमम प्रोविजंस जो हैं आपके कंपनी एक्ट 2013 से रिलेट करते चलेंगे इसको, बाकी कुछ प्रोविजंस हैं जो अभी 2013 में कंप्लीटली नहीं है, तो वहां उस केस में हम 1956 भी एप्लीकेबल हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे फेलियर ऑफ रिटर्न ऑफ एप्लीकेशन मनी हो तो हो जाता है। कई बार जो है ना नॉन डिस्क्लोजर या फिर मिस डिस्क्रिप्ट या होता है डिस्क्रिप्ट का नहीं बताना या ठीक से डिस्क्लोज नहीं करना, तो उस केस में भी हम कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर देते हैं। कॉर्पोरेट बिल क्या होता है, बेसिकली एक पर्दा होता है जो मेंबर्स और कंपनी के बीच में सेपरेट करने के लिए होता है, उसको हम सेपरेट कब करते हैं। एक और जो केस है वो है हमारा नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेम, या किसी पर्सन का नाम किसी प्रोमिसरी नोट या फिर ऐसे किसी पर्सन को हाइड रखने की कोशिश कर रहे हैं या उसको अलग रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पे नॉन डिस्क्लोजर के केसेस में भी हम कर सकते हैं। या फिर कभी हो सकता है कंपनी क्वालिटी उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही है, कंपनी डमी कंपनी है, उसके अंदर जो ऑपरेशन है वो उतने प्रॉपर नहीं है, तो भी हम उस केस में भी हम कंपनी के कॉर्पोरेट बिल को लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है फैसिलिटेटिंग टास्क ऑफ इंस्पेक्टर को, वहाँ पे क्वालिटी अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर इंस्पेक्टर आएंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे अफेयर्स को, ठीक है। इंस्पेक्शन सर्विस वगैरह होती है जो गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम वगैरह, जैसे ऑडिट भी होता है, ऑडिट भी एक तरीके का इंस्पेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑनरशिप ऑफ द कंपनी, उसके ऑनरशिप को भी जानने के लिए इंस्पेक्शन किया जा सकता है। या फिर कुछ अल्ट्रा वायर्स, अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, अल्ट्रा वायर्स होता है जब जब कोई क्या करते हैं आपका अल्ट्रा वायर्स क्या होता है, जब अल्ट्रावायर्स जब कोई कंपनी बियॉन्ड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड में जाके कोई काम करती है, तब हम बोलते हैं उसे अल्ट्रावायर्स करना, ठीक है। अल्ट्रावायर्स मतलब जितनी लिमिट है, बोलते हैं ना अपनी लिमिट को क्रॉस करके कंपनी ने काम किया है। कल्पना जी ने कंपनी बनाई जो फ्रूट सेलिंग के लिए कंपनी थी, उन्होंने मेमोरेंडम आर्टिकल सॉरी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा, उन्होंने अमरीन जी के साथ और बाकी लोगों ने मिलकर के कंपनी बनाई जिसको बताया कि फ्रूट सेल करेंगे, कल को बाद में वो क्लॉथ्स की भी सेलिंग कर रहे हैं, तो ये एक तरीके का डिफरेंस आ जाता है। या फिर वो जो फंड्स होगा उसको सेविंग में रखेंगे लेकिन वो फर्दर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सब चीजें जो होती है ना, अपनी कंपनी की जो एमओए है उसको बियॉन्ड में कोई जाके काम करते हैं कुछ लिमिट में, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा वायर्स। तो ऐसे केस में भी हम लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल हो सकती है। तो यहाँ पे ऐसे देखो साथ आपके या फिर कोई फ्रॉड वगैरह या कोई ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह हो रहा है, तो भी हम फ्रॉड के केस में भी क्या कर सकते हैं, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल पॉसिबल है। तो दीज आर द केसेस। आप अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान में किया होगा तो क्या था उसमें, व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, स्टेट द डिटेल्स एनी 4 सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच द कॉर्पोरेट बिल कैन बी लिफ्टेड। तो दीज आर द 4 सर्कमस्टेंसेस जो आपने अभी तक पढ़े, ठीक है। मिस स्टेटमेंट हो जाएगा, या फिर आपका एप्लीकेशन मनी रिटर्न नहीं करी होगी, या नॉन डिस्क्लोजर या मिस डिस्क्रिप्शन ऑफ नेम इन प्रोमिसरी नोट हुंडी एनीथिंग, या फिर इन्वेस्टिगेट गवर्नमेंट करती है, या फिर आपका कोई ऑनर को इंस्पेक्शन करने के लिए, या फिर अल्ट्रा वायरस ऑफ एमओए या फिर एओए को करते हैं तो, ठीक है। या फिर कोई फ्रॉड एक्टिविटी होती है तो। हमारा सेकंड क्वेश्चन था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज। तो अब यहाँ पे आपके जो इग्नू की बुक्स है उसके अंदर बेसिकली जो डिस्क्राइब आपने इन्होंने किया है अपनी बुक में, तो वो बेसिकली पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी पे ही फोकस किया है। तो आपको ऐसे ही डिस्क्लोज करना है कि एक कंपनी क्या होती है, तो बेसिकली आपको एक डेफिनेशन बता सकते हो कि कंपनी क्या होती है। कंपनी इज आप इसके डेफिनेशन भी लिख सकते हो, या फिर एक कंपनी इज ए कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर दिस, इस एक्ट के अंदर जो 2013 में हो चाहे 1956 में हो या फिर इससे अर्लियर जो भी आपका लॉ एंड प्रोविजन जो भी थे उनके अगर अंडर रजिस्टर्ड है तो उसको हम बोल सकते हैं कंपनी। इसकी एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, लीगल एंटिटी फॉर्म बाय द पीपल, ऑनर्स आर यूजुअली शेयर होल्डर्स, मोस्ट आर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं इसके अंदर। तो मोस्ट ऑफ लिखा है, देखो एक वर्ड भी इसके कंपनी की डेफिनेशन एग्जैक्टली नहीं है, बट इसमें यह है कि आपको बताया गया कि मोस्ट ऑफ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज होती हैं। बाकी आपको पता है सेक्शन 8 कंपनीज में आप आगे हैं काफी सारे, तो उसमें आप लिख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज में क्या क्या आते हैं आपके, रॉयल चार्टर्ड कंपनीज भी होती हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी यानी गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट से एक्ट से, या फिर कोई भी जैसे कंपनी होती है वो स्टैट्यूटरी कंपनी होती है, रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कंपनी है ना, और फिर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स वगैरह होती हैं, लिमिटेड से बाय शेयर्स होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वन पर्सन कंपनी, इसको हम ओपीसी बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। ये सारे कंपनी वगैरह आपके हो गए। तो आप इसमें बेसिकली जो आपके बुक में था वो मैंने आपको बता दिया कि एक तो आपका इसमें था प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को देखो कैसे डिफाइन कर सकते हो आप ऐसे बता सकते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस, कि प्राइवेट कंपनी तो वो होते हैं जो गवर्नमेंट, पब्लिक कंपनी नहीं होते हैं, ऐसे बता सकते हैं। और फिर पब्लिक कंपनी कौन से होते हैं जिसमें मिनिमम मेंबर्स या रिस्ट्रिक्शन है, बेसिकली दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ रिस्ट्रिक्शन को लेकर के है कि प्राइवेट कंपनी 2 लोगों को मिलकर बन सकती है, प्राइवेट पब्लिक कंपनी 7 लोगों को मिलकर बनेगी।
प्राइवेट कंपनी की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, पहले 50 थी, वो 200 हो गई है। और आपका पब्लिक कंपनी की मैक्सिमम लिमिट जो है, मैक्सिमम लिमिट आप कितने भी मेंबर ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और बाकी को शेयर कैपिटल को लेकर भी है, थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ जाते हैं कि मिनिमम शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल इतना होना चाहिए, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये कुछ और भी डिफरेंसेस है। पब्लिक कंपनी में और भी ज्यादा कंप्लायंस फुलफिल करने होते हैं, जैसे रोटेशन ऑफ डायरेक्टर, उसमें 1/3 या 2/3 डायरेक्टर ऐसे होनी चाहिए, रोटेशन होनी चाहिए, ठीक है। जो 1/3 होता है जो फिक्स होता है, लेकिन प्राइवेट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी कैसे भी अपनी तरीके से ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन टू राइट ऑफ मेंबर्स ट्रांसफर देयर शेयर्स, हाँ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में एक और डिफरेंस है, वो है आपका शेयर्स को ट्रांसफर करने का राइट जो होता है। प्राइवेट कंपनी बहुत इजीली थोड़ा सा नहीं कर पाती ट्रांसफर, लेकिन पब्लिक कंपनी में क्या होता है, आप प्राइवेट ओपन मार्केट जो शेयर होल्डर मार्केट, स्टॉक मार्केट बोलते हैं, वहाँ पे इजीली किसी को भी कोई भी रेंडमली परचेज, कोई भी पर्सन किसी के भी शेयर भी परचेज कर ले सकते हैं, वो एक डिफरेंस होता है इसमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर मैंने आपको बता दिया कि मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर की लिमिट होती है इसमें। प्राइवेट में मैक्सिमम 200 होती है, मिनिमम 2 होती है। पब्लिक में 7 मिनिमम होती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी मेंबर्स ऐड कर सकते हैं। पब्लिक कंपनी की ये हो गया, तो वही है पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है कि इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, जो नहीं है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मैनी एज प्रिस्क्राइब, इसलिए एज में प्रिस्क्राइब इसलिए बोला है क्योंकि टाइम टू टाइम अकॉर्डिंगली कुछ कुछ चेंजेस आते रहते हैं इसमें, ठीक है। अब हम इलीगल एसोसिएशन, एक और क्वेश्चन हमने देखा था, उसको एक बार आपको बता दूं जी। व्हाट इज इलीगल एसोसिएशन, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं और इलीगल एसोसिएशन क्या होता है जी। तो अगर हम बात करेंगे 464 में क्या होता है, रूल्स 10 ऑफ द कंपनीज क्या बताता है, प्रोवाइड नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 50 पीपल शैल बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग और एनी बिजनेस दैट हैज फॉर इट्स ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग गेन ऑफ फॉर बाय द एसोसिएशन। तो ये सब कुछ मैंने आपको इसमें कुछ हिंट देने की कोशिश करी है कि 464 में आपको बताया गया इलीगल एसोसिएशन के बारे में। तो वो क्या होता है इलीगल एसोसिएशन, 460 सेक्शन 464 में है कि मोर देन 50 पीपल अगर एसोसिएट होते हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, एक साथ आ रहे हैं, तो और वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप बिना बताए, या मान लो कुछ काफी सारे लोग इकट्ठे हो गए, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कोई गेम जिसमें पब्लिकली कोई पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे एसोसिएशन को हम इलीगल बोलते हैं। या तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, या तो कंपनी के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर या फिर किसी प्राइवेट कंपनी, कहीं ना कहीं आप रजिस्टर्ड होइए, ताकि गवर्नमेंट आपको ऑब्जर्व कर सके, आपके स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट, प्रॉफिट, सारी चीजों को गवर्नमेंट के आप अंडर रडार में आप आ जाइए। अदरवाइज आप अगर प्राइवेटली कुछ करते हैं तो आपको इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। इसमें एक एग्जाम एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, एक तो प्रोफेशंस को लेकर के, लॉयर्स वगैरह के प्रोफेशंस को लेकर के, दूसरा आपका HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसमें आपको ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इलीगल एसोसिएशन में आपको है जो डिफाइन है 464 में, इसका हमने डिटेल एनालिसिस भी कर लिया है, ठीक है। तो इसमें था एक दो एक्सेप्शन क्या थे, एक तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली था, एक एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप इट इज फॉर्म बाय द प्रोफेशनल हु आर गवर्न बाय द स्पेशल एक्ट। तो स्पेशल एक्ट जैसे लॉयर्स वगैरह होते हैं वो स्पेशल एक्ट होते हैं, तो डायरेक्ट इसका एग्जांपल होता है, जैसे कि डॉक्टर्स का एसोसिएशन वगैरह हो गया या लॉयर्स का हो गया, तो इसका इजीली एग्जांपल है, ठीक है। अदरवाइज आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उसमें भी कई बार नंबर ऑफ जो मिनिमम मेंबर्स हैं वो समटाइम क्या होते हैं 50 से एक्सटेंड कर जाते हैं, 50 से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो उस केस में भी हम ये बोलेंगे कि मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी इलीगल एसोसिएशन नहीं बोलेंगे। इसके अलावा अगर मान लो हम आप मान लो जैसे ये सब अपने अमरीन जी हैं, अपने कल्पना जी हैं, मुस्कान जी हैं, शिल्पा जी हैं, तो ये सब मिलके अगर हम एसोसिएशन बनाए और कुछ भी बिजनेस रन करना चाहेंगे, तो हमें एक बना किसी न किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, चाहे वो पार्टनरशिप एक्ट हो, चाहे वो कंपनी एक्ट हो। अदरवाइज बिना किसी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हम बिजनेस रन करेंगे तो इलीगल माना जाएगा। कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है इसका कि कंसिक्वेंसेस को पढ़ लेते हैं। एवरी मेंबर सच एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन पार्टनरशिप कैरिंग बिजनेस शैल बी पनिशेबल विद अ फाइन व्हिच मे बी एक्सटेंड टू 1 लाख। आपको 1 लाख तक का फाइन हो सकता है जी, ठीक है। एवरी मेंबर इज पर्सनली लायबल और लायबिलिटी इनकर्ड द बिजनेस। तो जो भी बिजनेस के अंदर लायबिलिटी होगी तो पर्सनली सब लायबल होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं कोई लायबल नहीं होगा, ऐसा नहीं है, कोई बच जाएगा ऐसा नहीं है। सच एन एसोसिएशन कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं जा सकते। सच एन एसोसिएशन कैन बी any members, any outsider or even if an association subsequent registered the company। तो ये कोई भी तरह के काम नहीं कर सकती, सू नहीं कर सकती। सू का मतलब क्या होता है, स्यू मतलब कि ये क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन ही नहीं है, कंपनी अपने आप में कुछ भी नहीं है। इलीगल एसोसिएशन अगर कंपनी होती तो कंपनी के अंदर हमने पढ़ा था, जब मैं आपको कंपनी के बारे में बता रहा था, तो याद शायद आपको याद होगा, मैंने टॉप क्लास बताया था, क्योंकि इससे रिलेटेड कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना तो आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है। T4 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स,
O4 ओनरशिप सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर, परपेचुअल सक्सेशन मतलब कि कंपनी हमेशा लंबे समय तक चलती रहेगी, कॉमन सील होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है, स्यू एंड कैन बी स्यूड और सेपरेट लीगल एंटिटी। तो स्यू एंड कैन बी स्यूड एक इसमें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक कैसे आया था, क्योंकि कंपनी एक अपना एक सेपरेट एंटिटी है, पर्सन है जो कानून के थ्रू जन्म लेता है, कानून के थ्रू ही वो खत्म होता है। ठीक है, तो ये आपका इलीगल एसोसिएशन वाला क्वेश्चन था, वो भी हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाली वीडियो है, इसके बाद एक और जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम कुछ और भी चीजें हम इसमें कवर कर लेंगे। आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन हो गए थे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको जैसे बताया था स्टार्टिंग में ही, किसी कंपनी का जो एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को गवर्न करने के लिए होता है, जैसे हम बोलते हैं ना देश को गवर्न करने के लिए संविधान होता है, तो ऐसे ही किसी भी हमारा जो कंपनी होती है उसको, कंपनी को भी रन करने के लिए क्या होता है, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या करता है, कंपनी के बारे में बताता है कि कंपनी क्या है, कंपनी कहाँ रजिस्टर हुई है, कंपनी का एड्रेस क्या है, कंपनी का जो है हमारा क्या बोलते हैं इसको, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, कंपनी के ऑनर्स कौन कौन से, पेड अप कैपिटल कितने हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की जाती हैं। ठीक है, तो ये सब है, ऐसे मीनिंग वगैरह आप लिख सकते हैं। सेक्शन 256 में इसकी लिखा हुआ है कि एमओए के बारे में, मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी के बारे में बताया गया है, अकॉर्डिंग टू ये सब चीजें इसमें लिखी होंगी, आप इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ इसके क्लॉज बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या लिखा होता है, बेसिकली कौन कौन से पॉइंट होते हैं जिसमें मेंशन होते हैं, जो क्लियरली लिखे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप तो पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा ही होगा। तो इसके क्लॉज आप देख सकते हैं, नेम लिखा हुआ है, जैसे ये नेम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कंपनी लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कौन सी चीज में काम करना चाहते हैं, जिस कल्पना जी ने कंपनी बनाई तो कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी के मालिक कौन कौन होंगे, और कंपनी किस चीज में काम करना चाहती है, तो ये सारे क्लॉज हैं। तो आप कौन कौन से क्लॉज अगर इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन से क्लॉज हैं, एक तो नेम क्लॉज है, सेकंड कौन सा क्लॉज है, वो है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है आपका एक, और क्या होता है लाइबिलिटी क्लॉज की, मेंबर्स जो होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, फिर कैपिटल क्लॉज। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कुछ क्लॉज हैं। क्लॉज मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है, तो ये वो सारे पॉइंट है जो जिस कंपनी मेनली जिस पे डिपेंड करती है। देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दोनों में डिफरेंस है, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आए तो मेन चीज मेन बॉडी होती है, और एओए जो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डेली रूटीन के काम के लिए होता है कि किस प्रकार से ऑपरेशन होंगे, मैनेजर, जॉइंट मैनेजर, रीजनल मैनेजर, डायरेक्टर्स वगैरह, इस डेली रूटीन की चीज उसमें होती है। डेली रूटीन मतलब ऑर्डिनरी बिजनेस को गवर्न करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो मेन जो है फंडामेंटल जो है वो बताएगा आपका मेमोरेंडम। ठीक है, दीज आर द कुछ और भी बातें बताई गई हैं, द लिबर्टी वेदर लिमिटेड या फिर अनलिमिटेड, इस तरह चीजें बताई गई हैं इसमें। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने कंप्लीट कर लिया। पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। तो शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि शेयर सर्टिफिकेट कंप्लीट एक प्रूफ होता है किसी शेयर होल्डर के लिए। क्या होता है शेयर सर्टिफिकेट, वो बताता है कि भाई एक डॉक्यूमेंट होता है दैट एन एक्ट एज लीगल एविडेंस ऑफ द पर्सन दैट ही इज ओनर ऑफ द शेयर और ही हैज इन्वेस्टेड इन द कॉर्पोरेशन। देखो शेयर सर्टिफिकेट में तो क्लियरली ये बता होता है कि आपका ये जो है क्या होगा, कोई मेंबर होगा, क्या होगा, आपका मेंबर होगा, मीन्स अगर आपके पास शेयर सर्टिफिकेट है तो क्या होगा आपके पास शेयर सर्टिफिकेट, तो आप किसी कंपनी के ऑनर हैं या फिर मेंबर हैं, दोनों ही बातें हैं। ऑनर होना मेंबर होना कंप्लीट है। लेकिन शेयर वारंट में क्या होता है, कंडीशन होती है। शेयर वारंट भी ऐसे ही डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा होता है कि आप फ्यूचर में कभी भी या जब जरूरत पड़े, ये जैसा लिखा गया है इसमें उसके अकॉर्डिंग आप इसके मेंबर्स बन सकते हो। ठीक है, या फिर कोई कंडीशंस हैं या फिर कोई टाइम पूरा पूरा होने पे या फिर कोई ऐसी चीज है, जैसे इक्विटी शेयर्स होते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर वगैरह नहीं होते जो एक टाइम पे मिलते हैं। फिर और भी डिवेंचर के केस में भी होता है कि आप अगर डिवेंचर हमने टाइम में वापस लिए तो आपको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। देयर आर अदर थिंग्स आल्सो। तो शेयर वारंट में क्या होता है, इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच शोज दैट बियरर ऑफ द वारंट इज एंटाइटल्ड टू द शेयर्स स्पेसिफाइड देयरिन, इट इज सब्स्टिट्यूट फॉर द शेयर सर्टिफिकेट। तो शेयर सर्टिफिकेट की जगह शेयर वारंट यूज होता है, जो उनके पास एक डॉक्यूमेंट होता है। A shares warrant may have coupon attached to the provide the payment of future dividend, है ना, उसमें सारी चीजें कूपन वगैरह भी अटैच हो सकता है। The share may be transferred by delivery of the warrant। तो जैसे हम वारंट डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करके डिलीवरी कर सकते हैं, तो ऐसे शेयर को भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए तो हम इसके बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। राइट, आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप जरूर कमेंट में एक बार लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको कवर जरूर कर दूं। थैंक यू। एक और क्वेश्चन वगैरह हम कवर करके चलते हैं।
यहाँ तक हमने कर लिया, मेमोरेंडम कर लिया हमने, ठीक है। डिफरेंस शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट में डिफरेंस कर लिया। एनुमरेट द रूल्स फॉर द शेयर इशू एट अ प्रीमियम। आपको मालूम होगा जैसे शेयर्स इशू होते हैं, कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो कैसे इशू कर सकती है, या तो एट पार कर सकती है, यानी कि जितने का है 100 रुपए का शेयर फेस वैल्यू है तो 100 रुपए का इशू करेगी। अगर मान लो फेस वैल्यू पे नहीं करना है इशू, तो क्या कर सकती है कंपनी, बताइए। अगर कंपनी को अपना शेयर इशू करना है तो या तो अगर 100 रुपीज का है तो फेस वैल्यू बोलते हैं इसको, यानी 100 रुपीज का शेयर है तो 100 रुपीज में ही। लेकिन कंपनी बिल्कुल नई नहीं है, मान लो मैं कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ कोई, ठीक है, तो ग्रैब अप स्किल्स करके कोई कंपनी है, तो क्या होगा, मैं अपनी कंपनी तो मेरे को जानते नहीं होंगे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपनी कंपनी के शेयर डिस्काउंट में इशू कर सकता हूँ, है ना। 100 की जगह मैं उसको बोलूंगा कि आप 80 रुपीज में 100 के शेयर लो। लेकिन स्टार्टिंग में ये कंपनी हो चाहे इंडिया के अंदर, डिस्काउंट में शेयर इशू करना अभी कंपनी के प्रोविजन में नहीं है। तो ग्रैब अप स्किल चाहकर भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। तो शेयर इशू कैसे कर सकता है, या तो एट पार करे, ठीक है, एट पार मतलब जितने का है उतने का, या फिर प्रीमियम पे इशू करे। तो प्रीमियम के लिए कौन कौन सी कंडीशंस है वो इसमें आपने बतानी है। तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, सेक्शन 62 में है, राइट शेयर्स और बाकी चीजों के बारे में भी है। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो प्रीमियम की कुछ कंडीशंस भी होती हैं कि प्रीमियम जब आएगा तो उसके कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसपे वो फॉलो अप करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सारी चीजें लिखिए, प्रीमियम कैसे सेटल होता है, आपको पता है कौन कौन से लॉस कवर होते हैं। पहली बात तो प्रीमियम को सीधा प्रॉफिट नहीं मानना कि तो प्रीमियम आ गया तो अपना घर का खर्चा है, ऐसा नहीं है। प्रीमियम अलग चीज है, उसको सेपरेट रखते हैं, उसको फॉरफिट ऑफ शेयर्स में यूज करते हैं, लॉस में करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को शेयर ऑफ करते हैं, या फिर डिस्काउंट में फ्यूचर में कभी डिवेंचर या कोई चीज इशू करते हैं तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर्स के लिए, राइटिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, राइटिंग ऑफ द कमीशन पेड, या फिर जब कमीशन वगैरह पे करते हैं तब, प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल टू रिडीमेबल, और ये सारी चीजों के लिए हम इसको प्रीमियम को, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं, ठीक है। प्रीमियम कलेक्टेड ऑन, ठीक है, वो कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स। अब हम डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्टर्स कौन कौन से। डायरेक्टर को भी पर्सन होता है जिसके पास डीआईएन नंबर होता है, एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो किसके पास होता है बताइए, डीआईएन। डीआईएन किसी ना किसी पर्सन के पास होता है जो नेचुरल पर्सन होता है, कोई आर्टिफिशियल कंपनी है कोई, या कोई एलएलपी है, पार्टनरशिप जाके डीआईएन नहीं ले सकता, कोई नेचुरल पर्सन होता है, जैसे अमरीन जी हैं या कल्पना जी हैं या कोई भी मुस्कान जी हैं, आप सभी लोग डीआईएन ले सकते हैं। डीआईएन मतलब डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब आपके पास ये नंबर मिलता है तो इसका मतलब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बन सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट आपको नोटिस ऑब्जर्व करे, फिर आप कंपनी को ऑब्जर्व करेंगे, राइट। तो हमने ये भी पढ़ लिया, इसमें क्वेश्चंस ये भी कवर हो गया हमारा। डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया था, न्यू पॉइंट द डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट कवर कर लिया। एनुमरेट द रूल्स फॉर द इशू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, ये भी कवर कर लिया हमने कि शेयर इशू जब हम करते हैं प्रीमियम पर, तो ये भी हमने कर लिया कि प्रीमियम पे कौन कौन से कंडीशंस होती हैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, कैन बी ए कंपनी बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक कंपनी के अंदर कौन कौन से डायरेक्टर्स हो सकते हैं, बताएं। तो इसकी लायबिलिटी कौन एक्सप्लेन करेंगे, एक बड़ा लेंदी क्वेश्चन देखो इन्होंने लिखा है, 10 मार्क का क्वेश्चन है ये भी। तो आपको बताना था लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर पूछा गया था इसमें, तो लाइबिलिटी टू द कंपनी। तो एक डायरेक्टर का कंपनी के लिए क्या क्या लाइबिलिटी हो सकती है, कि मतलब कंपनी के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर का थर्ड पार्टी यानी बाहर के पर्सन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डायरेक्टर का ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, स्टैट्यूटरी ड्यूटी के लिए क्या क्या लाइबिलिटी है, और उसका क्रिमिनल लाइबिलिटी भी है कुछ। तो वो सारी चीजें हमारे यहाँ पे 5 पॉइंट है। तो लाइबिलिटीज बतानी है, लाइबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर्स। तो फर्स्ट पॉइंट आता है लाइबिलिटी टू द कंपनी, कंपनी के अंदर कौन कौन सी लाइबिलिटी, तो आगे सब पॉइंट भी लिखे हुए हैं, पॉइंट जैसे मेन पॉइंट थे ना पे, लाइबिलिटी टू द कंपनी तो मेन पॉइंट 1 2 3 थे, तो लाइबिलिटी टू कंपनी के बीच में आगे सब पॉइंट आ गए हैं। ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी, कोई ब्रीच हो गया है, अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो गया है उनसे कुछ, ठीक है, और नेग्लिजेंस ये हो गया है, फिर मालाफाइड वगैरह हो गया, तो उसके बेसिस पे डिपेंड करता है उन पे डायरेक्टर्स के ऊपर क्या क्या पेनल्टी लगाई जाए। ब्रीच ऑफ फिड्यूसरी ड्यूटी है यहाँ पर, पॉइंट में जल्दी से डिस्कस करता हूँ। अल्ट्रा वायर्स एक्ट, ये मैंने डिस्कस कर लिया, अल्ट्रा वायर्स क्या होते हैं, ठीक है। कोई भी एक्ट जो हम कंपनी के अलग करने कर चलते हैं तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। नेग्लिजेंस, अगर मान लो डायरेक्टर के नेग्लिजेंस के कारण कोई लॉस कंपनी सफर फेस किया है, कंपनी ने कोई सफर किया है, कोई लॉस सफर किया है, या कोई कंपनी को ऐसा इनकर्ड हुआ है नेग्लिजेंस के कारण, किसके नेग्लिजेंस के कारण, डायरेक्टर्स के, तो फिर भी हम उसको पेनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। मेलाफाइड एक्ट भी होता है, कई बार कंपनी मेलाफाइड एक्ट भी करती है, यानी कि नुकसान पहुंचाती है, किस बोलते हैं ना, गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉपर्टी को नुकसान, मेलाफाइड मत करो, तो यहाँ पे पब्लिक कंपनी को प्रोवाइड भी कराया जाता है।
जी आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है, और कमेंट भी जरूर कर सकते हैं इसमें आप, ठीक है। जो है मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर करते चला जा रहा हूँ, ठीक है। नेग्लिजेंस हो गया उसके कारण, अगर डायरेक्टर्स के कारण कोई हो गया तो मेलाफाइड वगैरह हो गया तो आपको बता दिया मैंने। लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का मतलब है किसी कंपनी का जो डायरेक्टर्स है वो किसी बाहर के पर्सन को के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, वो यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है, कि डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर के लिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करें। कल्पना जी आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज बता सकते हैं। एक्सप्लेन वेरियस नहीं टाइप सर, ऑफ, मैं ये सिर्फ साथ साथ रिवाइज ही कर रही हूँ, मैंने ये कर रखा है पहले। श्योर, ओके जी, ठीक है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कंपनीज, कैन अ कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कंपनी रेजोल्यूशंस के बारे में बताना है। तो यस कल्पना जी बताइए कौन कौन से रेजोल्यूशंस होते हैं कंपनी के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग बी हेल्ड एट एनी टाइम ऑफ एनी प्लेस। डिस्कस करने से 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो कंपनी के अंदर बेसिकली दो ही रेजोल्यूशंस होते हैं, एक तो वैसे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, आगे उसको सब कैटेगरी में डिवाइड करा जा सकता है, लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेजोल्यूशन जो होते हैं कंपनी के, मेंबर्स रेजोल्यूशन होता है और बोर्ड रेजोल्यूशन होता है। तो मेंबर का रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन भी होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास किए जाते हैं, जब उसको कंपनी को बेसिक चेंजेस करने होते हैं कंपनी के अंदर, छोटे मोटे काम, जैसे शेयर इशू करना है, या कोई और कंपनी के एक्सटेंशन है, बिजनेस ऑपरेशन, मतलब बेसिक मेन बेसिक चेंज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल चीज चेंज कर रहे हैं, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें 1/2 हमें वो चाहिए होता है। जब हम वोटिंग जब करवाते हैं ना, रेजोल्यूशंस की वोटिंग करवाते हैं, तो उसमें 1/2 वोटिंग चाहिए होती है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में 2/3 हमें वोटिंग चाहिए होती है, उसको किसी मेमोरेंडम को अमेंड करने के लिए, या कोई हमें कंपनी का टाइटल ही चेंज करना है, मान लो रिलायंस को कल को अपना नाम ही रिलायंस बदल के कुछ नाम ही चेंज करना है, तो ऐसे बड़े काम जिसको बोल सकते हैं कि मेमोरेंडम ही जिससे अफेक्ट हो रहा है, जिससे पूरा कंपनी का हैवी स्ट्रक्चर अफेक्ट हो रहा है, उसमें हम केस में कह सकते हैं कि स्पेशल रेजोल्यूशन कंपनी लेके आती है। तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ, आपको आप ये क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि इसको कि देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एंड सेकंड इज स्पेशल रेजोल्यूशंस, राइट। आप इन दो चीज से आप इसको कह सकते हैं। बाकी बोर्ड रेजोल्यूशंस भी होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने रेजोल्यूशन बनाते हैं, कुछ और भी ऑपरेशंस करने होते हैं तो भी वो बनाते हैं, ठीक है। आप इसको पूरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो हेल्ड होती है एट एनी टाइम प्लेस जो होती है, वो एनुअल जनरल मीटिंग में जो कवर होती है वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है। ईजीएम में क्या होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाता है, राइट। ईजीएम होता है और एजीएम होता है। तो एजीएम में तो हम क्या करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लेके आते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंपल्सरी वाइंडिंग अप, स्टेट द सर्कमस्टेंसेस अंडर व्हिच ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर सच वाइंडिंग। तो आप कौन से केसेस हैं जहां पे कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाती है, बताएं। अच्छा पहले तो ये हम एक डिफरेंस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद हम इसको कॉल से कराते हैं कुछ। तो हम इस क्लास को टाइम भी होगा हमारा हो गया है, ठीक है, उसका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रखा है। तो हम डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन का डिफरेंस मैंने आपको दिया गया, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, इसको कंप्लीट अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आप आगे बढ़िए वीडियो में। देन अगर हम एक और टॉपिक करके चलें, तो इनमरेट रूल्स ये हमने कवर कर लिया था, क्वेश्चन ये भी हो गया 7th। वाइंडिंग अप, हाँ वाइंडिंग अप का क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस यहाँ पे फ्रॉड वगैरह से रिलेटेड है, कंपनी डिसकंटिन्यू नहीं हो रही, कंपनी के अंदर कोई काम ही नहीं है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही। उदाहरण के लिए आपका ये हमारा भी बैंक अकाउंट कई बार होता है, बैंक वाले बोल देता है भाई साहब आपने कई दिन से ट्रांजेक्शन ही नहीं करी, तो बैंक खोला क्यों, अकाउंट बंद करवाओ ना। तो वही सेम चीज है गवर्नमेंट जो, जैसे गवर्नमेंट मतलब एमसीए मतलब आरओसी मतलब रजिस्ट्रार। तो रजिस्ट्रार क्या ऑब्जर्व करता है, भाई साहब इन कंपनी में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कोई ऑपरेशन ही नहीं है, और मेजर डिक्लाइन बोलते हैं, मेजर डिक्लाइन या डिसकंटिन्यू ऑफ ऑपरेशन बोलते हैं कि कंपनी ने अपना मेन काम ही धंधा बंद कर दिया बिल्कुल, तो अब कंपनी को वाइंड अप कर लेना चाहिए, ठीक है। या फिर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, या फिर किसी ने एक्शन लिया है कंपनी के किसी स्टेक होल्डर ने, कंपनी के अंदर स्टेक होल्डर मैंने शायद काउंट करवाए थे, कंपनी के एम्प्लॉय, कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के ऑनर, कंपनी के शेयर होल्डर से लेके और बैंक वगैरह जिन्होंने कोई डिवेंचर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, कोई भी किसी भी स्टेक होल्डर अगर कोई ऐसा इशू करता है, रेज करता है, तो भी हम कह सकते हैं। व्हाट इज द फॉरफीचर ऑफ शेयर, शेयर फॉरफीचर क्या होता है, जब हम शेयर इशू करते हैं या कोई भी नॉन कॉल्स इन एरियर आ जाता है, या फिर कॉल्स नहीं आती है, या फिर किसी और रीजन से भी हम शेयर को फॉरफिट कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे इस आंसर में लिखना था। राइट शॉर्ट नोट ऑन 2 ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से आपको किसी क्वेश्चन नंबर 9 है एंड फाइनल आंसर आपका, फाइनल क्वेश्चन है ये आपका एंड लास्ट
बट नॉट द लीस्ट आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स मैंने आपको बता दिया कि एमओए या एओए मतलब अपने लिमिट बियॉन्ड द लिमिट अगर आप कोई काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। कंपनी सेक्रेटरी को आपने एक्सप्लेन करना था कि कंपनी सेक्रेटरी के कौन कौन से, कंपनी सेक्रेटरी वो पर्सन होता है जो कंपनी के लिए होल रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लॉ कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए। कंपनी के जो बेसिकली जो कंप्लायंस फुलफिल करवाएंगे वो कंपनी सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब जैसे कंपनी ने शेयर इशू करे, शेयर इशू करते समय कुछ सब्सक्रिप्शन मिनिमम आने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 90% या फिर 95% है ना। तो 2 केसेस हैं यहाँ पर। तो कई बार सेबी देखो जो लिस्टेड कंपनी होती है ना, हाँ, तो सेबी अपना कुछ गाइडलाइन बताते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 जो एक्ट में आया था आपका, सेबी सेबी अपना कुछ बताता है और कंपनी एक्ट भी अपना कुछ बताता है। तो दोनों में जो सूट करता है हमें, मतलब सेबी मैंने बताया था इसमें आपको शायद क्लास में भी कि सेबी कुछ बताता है और आपका कंपनी एक्ट बताता है। तो कंपनी एक्ट 2013 भी कुछ बताएगा, वो भी कुछ बताएगा जहाँ पे आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस रिक्वायर होगी। वो डिपेंड करता है कंपनी के टाइप्स या नेचर्स पे। चलिए अब हमने एक क्वेश्चन पेपर में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सारी चीज डिस्कस कर ली। इसके बाद हम 3 और 4 क्वेश्चन पेपर भी हम और करने वाले हैं बैक टू बैक। और तब तक के लिए आप अपनी हमारी सेकंड वीडियोस तक का वेट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।